अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, पहला जो क्वेश्चन आया है 2019 का जो पास्ट पेपर आया है वो है व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन डिटेल। मेजर प्रॉपर्टीज जो है ह्यूमन लैंग्वेज की क्या है वो हमने पढ़ ली थी स्टार्टिंग में ही कि लैंग्वेज की डेफिनेशन, उसमें बेटा एनी टू लिख दें, एक डेफिनेशन आती है एक लिख दें, कोशिश करें 3 लैंग्वेज की डेफिनेशन जरूर लिखें। और ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉपर्टीज हमने वैसे ही डिटेल में पढ़ी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है स्पीच साउंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर आर्टिकुलेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिकुलेशन लिखनी है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। लेकिन वो कहता है एक तो आपने स्पीच साउंड्स जो है आपने बताना है कि उनकी आर्टिकुलेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं। मेन आप लोगों का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो इस स्टेटमेंट के गिर्द घूमेगा। ठीक है, ये कोई कोट है और उसके बाद जो है वो कहता है डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को आपने डिस्कस करना है इन रिलेशन टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाँ जी क्लास, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है? एक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन था ना जिसमें हम कहते हैं कि आवाज अदा किस मुंह के किस हिस्से से होती है। एक था मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के साउंड्स कौन कौन से? हाँ जी, और एप्लीकेटिव्स एफ्रिकेट्स और स्टॉप्स, प्लॉसिव्स एप्लीकेटिव्स बाइलेटरल साउंड्स। वो उसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में तो वो बाइलेबियल लेटरल वो सारे आ जाएंगे ना। ठीक है, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में स्टॉप्स, एफ्रिकेटिव्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही आया हुआ है। यहाँ पे देखें डिफरेंस different articulators take place in production of speech sound, discuss these articulators in detail। कौन कौन से articulators होते हैं क्लास? कौन कौन से? पैसिव आर्टिकुलेटर्स और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे? तो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करेंगे और पैसिव आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए फोनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। फोनेटिक्स के 2019 में आधा पेपर फोनेटिक्स में से आया हुआ था। 2019 सप्ली में भी आपके 50 मार्क्स का पेपर जो है वो फोनेटिक्स में से आया हुआ था। ठीक है, बल्कि 50+ मार्क्स का पेपर जो है आपका। अच्छा, उसके बाद है राइट अ नोट ऑन सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये भी बेटा आपको करवा दिया कि क्या होती है सोशल लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक्स? हाँ जी क्लास, व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक्स? उकबा, of languages and society and the relationship between society and the language, उसको हम सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है फ्रेज स्ट्रक्चरल रूल। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सिंटैक्स पूरा का पूरा छुड़वा दिया क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद है राइट डिटेल नोट ऑन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स बेटा क्या होती है? हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स? history in the language। अच्छा, चेंजेस टेक्स प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, एक लैंग्वेज के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि देखें ऑगस्टन एज में, या हम एंग्लो सेक्सन की बात करते हैं तो एंग्लो सेक्सन जो थी वो लैंग्वेज डिफरेंट थी। फिर उसके बाद मिडीवल आता है, देन क्लासिकल आता है, देन रीनेसेंस आता है, देन हमने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था, डिफरेंट थी ना। ठीक है, तो चेंज इन लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। एंड व्हाट इज सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी? सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी क्या होता है? हाँ जी, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स तो हमने कह दिया कि भाई ये चेंज इन लैंग्वेज है। व्हाट इज सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी? पढ़ा था ना, उसमें हमने सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में एक्सप्लेन किया था। सिंक्रोनी इज द चेंज ऑफ लैंग्वेज इन द करंट टाइम्स। ठीक है, एक ही टाइम के अंदर जब हम चेंज इन लैंग्वेज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज
दो तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है ना आज के दौर में, दो तरह की इंग्लिश बोली जाती है। नंबर 1 ब्रिटिश एक्सेंट है, नंबर 2 अमेरिकन एक्सेंट है। दैट इज द चेंज ऑफ लैंग्वेज इन द करंट इरा। ठीक है, करंट इरा के अंदर या एक स्पेसिफिक इरा के अंदर जब हम चेंज ऑफ लैंग्वेज देखते हैं तो हम कहते हैं दैट इज द सिंक्रोनी। एंड व्हाट इज द डायक्रोनी? चेंज इन लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हम पुराने वक्तों को नए दौर के साथ कंपेयर करते हैं हम उसको कहते हैं दैट इज द डायक्रोनी। ठीक है, उसको डायक्रोनी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेटा डिफरेंस है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज बेसिकली द चेंज ऑफ लैंग्वेज, और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर ही हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सिंक्रोनी एंड नंबर 2 इज डायक्रोनी। सिंक्रोनी इज द चेंज ऑफ लैंग्वेज इन द स्पेसिफिक इरा। ठीक है, अभी जो इरा चल रहा है उसके अंदर में एक ही मिसाल में अभी जो मेन है वो यही है। इसी तरीके से आप देखें ना, अरबिक जो है उसमें दो तरह की अरबिक बोली जाती है। अगर कोई सऊदीया में या अरब एमिरेट्स में रहता है तो उसको अंदाजा होगा वहां पे दो तरह की अरबिक बोली जाती है। जो स्टेटली अरबिक है दैट इज टोटली डिफरेंट टू द लोकल जो मकामी वहाँ की अरबिक होती है। और फिर कुरानिक अरबिक जिसको लिसानुल कुरान कहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द सिंक्रोनी के प्रेजेंट या स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर क्या चेंजेस हैं। तो अरबिक के भी एक्सेंट्स, अरबिक के भी वोकैबुलरी, अरबिक का भी इसी तरीके से दो तरह की तीन तरह की अरबिक बोली जाती है इस वक्त अरब ये एमिरेट्स में, अरब एमिरेट्स में। और इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो दो तरह की इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। अब देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में एलिवेटर कहा जाता है, अमेरिकन लिटरेचर में अमेरिकन इंग्लिश में उसी को ही लिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सिंक्रोनी, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक एज के अंदर आपको बताया जाता है कि भाई ये इस लैंग्वेज में चेंजेस है। लेकिन व्हाट इज द डायक्रोनी? विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप पुराने वक्तों को नए के साथ कंपेयर करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, दाओ को आज यू कहा जाता है। ठीक है, दाओ को यूर कहा जाता है, दी को यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पुरानी हम लैंग्वेज को अब न्यू लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्पेलिंग चेंजेस हो जाते हैं। कराची को पुराने वक्तों में कोलाची कहा जाता था, अब वो कराची हो गया है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डायक्रोनी विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन लैंग्वेज, चेंज इन वर्ड्स। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज द हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। और फिर हमने उसके साथ साथ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की कॉजेस भी पढ़ी थी। ठीक है, आपने वो कॉजेस बतानी है कि फोनोलॉजिकल लेवल पे किस तरह से होती है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कैसे होती है, सिंटैक्टिकल लेवल क्या होता है, और फिर हमारा जो फाइनल ये सेमांटिक लेवल होता है वो क्या होता है, किस तरीके से सेमांटिक लेवल पे जाके जो है हमारी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, तो आपने लैंग्वेज चेंज के बारे में बताना है। अच्छा, फिर राइट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज चेंज के ना आपस में पॉइंट्स भी बहुत सारे मिलते जुलते हैं। तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज चेंज, इन दोनों के पॉइंट्स को बेटा और से पढ़िएगा क्योंकि दोनों के पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। आप दोनों के पॉइंट्स एक दूसरे में लिख सकते हैं, एंड दैट इज रियली वेरी इजी। फिर राइट नोट ऑन द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिक्स आपको करवा दी बेटा। आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी फोनेटिक। फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी बेटा? अकाउस्टिक फोनेटिक्स। क्या क्या होता है अकाउस्टिक फोनेटिक्स में फातिमा, क्या होता है? मैम अकॉस्टिक फोनेटिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं? उसके स्पीच साउंड के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, जिस तरह फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, जो उसको हम डिस्कस करते हैं। शाबाश। आर्टिकुलेटरी में क्या होता और आर्टिकुलेटरी जो है वो प्रोडक्शन के से रिलेटेड है, जिस तरह साउंड प्रोड्यूस होती है। और ऑडिटरी जो है वो हियरिंग से रिलेटेड है, मतलब कि स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। जबरदस्त जनाब, ये है जनाब परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है, दैट इज रियली वेरी इजी। उसके बाद कोड स्विचिंग आपको बेटा करवा दिया है। फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? व्हाट आर फ्री मॉर्फीम्स एंड व्हाट आर बाउंड मॉर्फीम्स? Meaningful unit. मीनिंगफुल यूनिट है। और इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ, हाँ जी, इसमें डिफरेंट फोनेम्स मिलके, डिफरेंट साउंड्स मिलके एक वर्ड बनाती है ना।
ठीक है, और मॉर्फ बन के मिलके मॉर्फीम बनाते हैं। एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो मिलके दो मीनिंगफुल मॉर्फ किसे कहते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड को, और दो मॉर्फ जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉर्फीम्स बनाते हैं। अच्छा, कैसे बनाते हैं मॉर्फीम्स, कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस में क्या क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट आर सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, कैसे वो दो मॉर्फीम्स हैं? पीछे केयरफुल, ठीक है। अन लगा के हाँ, अनसर्टिफाइड इस तरह, ठीक है। इन आंसर लगा के। ठीक है, इनकम्प्लीट हो गया। तो ये क्या है? सुफिक्सेस यानी कि जो बाद में आते हैं, प्रीफिक्सेस जो पहले आते हैं, ठीक है, जिसको हम साबके और लाहिके कहते हैं ना उर्दू के अंदर, ठीक है। तो सुफिक्सेस प्रीफिक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था, एंड फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? हाँ जी, व्हाट आर फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स? हमने सिंगुलर प्लूरल कुछ पढ़े थे, याद है? हमारे फ्री मॉर्फीम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे फ्री मॉर्फीम्स में सपोर्ट से सपोर्टिव हो जाता है, ठीक है, कैन बी ओनली फॉर एग्जांपल स्पोर्ट से सपोर्टिव हो जाता है। लेकिन जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं ना, वो जो है सेपरेट वर्ड्स, या फिर हम इसको क्या कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल देखें, एक फ्री मॉर्फीम होता है ना, वो अकेला भी मतलब उसके अपने मीनिंग्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड है, हैप्पी है, तो ये अकेला भी अगर हम पढ़ेंगे तो ये इसके मीनिंगफुल वर्ड है कि जी बर्ड एक परिंदे को कहते हैं, एक ऐसी मखलूक है जो कि उड़ती है। इसी तरह हैप्पी एक मूड को कहते हैं, इसका अपना एक मीनिंग है। लेकिन जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं ना बेटा, उनके अकेले कोई मीनिंग्स नहीं होते, दे आर बाउंड टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लगा देते हैं एस, ठीक है, खाली एस अकेला, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हम बर्ड के साथ अगर एस लगाते हैं, एस जमा के लिए प्लूरल के लिए यूज होता है ना, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि हम अकेले मॉर्फीम की इस तरह के, ये जो बाउंड मॉर्फीम होता है ना, इसकी अकेले की कोई हैसियत नहीं होती जब तक कि उसको किसी के साथ अटैच ना कर दिया जाए। वो बाउंड मॉर्फीम के भी ताबे होता है। अन हो गया, इन हो गया, और इसी तरह नेस हो गया। बाज़ औक़ात हम आर ई लगाते हैं बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड से बर्ड्स होगा। हैप्पी के साथ जो अन लगता है ना, अनहैप्पी, तो अन जो है दैट इज द बाउंड मॉर्फीम। अन की अकेले कोई हैसियत नहीं है जब तक कि उसको हैप्पी के साथ या किसी फ्री मॉर्फीम के साथ ना लगा दिया जाए। तो फ्री मॉर्फीम इज अ मीनिंगफुल वर्ड जो कि अगर उसको अटर किया जाए तो उसकी अकेला भी उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। लेकिन आपको जी अन और फिर बाद में चुप कर जाए, अब ठीक है, आपने कहा जी एस की आवाज आपने, अब ये देखें यहाँ पे मोरफीम, अगर मैं अकेला बोलूं तो मोरफीम समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं एस को अलग, एस इज ऑल्सो मोरफीम ना, ये भी मोर्फ है और ये मोरफीम। इसी तरह फोनेटिक्स में ये जो एस है दैट इज द बाउंड मोरफीम। यहाँ पे देखें ये जो एस लगा हुआ है दैट इज द बाउंड मोरफीम, ठीक हो गया। इसी तरह फॉलो इंग, ये जो इंग को जब तक मैं फॉलो के साथ नहीं लगाऊंगी तो ये इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। तो इंग इज बेसिकली द बाउंड मॉर्फीम एंड फॉलो इटसेल्फ इज अ फ्री मॉर्फीम, क्योंकि फॉलो अकेले के भी उसके मीनिंग्स है। फॉलो से, फॉलो इज अ बाउंड मॉर्फीम, इससे और सारे बहुत सारे जो है मीनिंगफुल वर्ड्स हम बना सकते हैं, और भी मॉर्फीम्स बना सकते हैं, जैसे अनफॉलो, फॉलोइंग, ठीक है, और फॉलोनेस। तो इस तरीके से फॉलोज, ठीक है, तो ही फॉलोज। तो अब फॉलो इज अ बेसिकली अ फ्री मॉर्फीम जिसके साथ हम बहुत सारे बाउंड मॉर्फीम अटैच करके और भी बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कितने फ्री और बाउंड मॉर्फीम्स नजर आ रहे हैं। हाँ जी क्लास जरा देखिएगा यहाँ पे देखें डिटेल के साथ ईडी जो है, ईडी यहाँ पे बाउंड मॉर्फीम है। ईडी की अकेले कोई हैसियत नहीं है जब तक कि उसको फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच ना कर दिया जाए। डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल अकेले की मीनिंग है, लेकिन डिटेल्ड ईडी का कोई मीनिंग नहीं है, ईडी को हमने डिटेल्ड के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अब हिस्ट्री से हिस्टोरिकल, ठीक हो गया।
हिस्ट्री से हिस्टोरिकल, ठीक हो गया। ICAL दैट इज ऑल्सो अ बाउंड मॉर्फीम, ING is a bound morpheme, S is a bound morpheme, maker से बल्कि ERS, मैंने आपको कहा था ER भी एक बाउंड मॉर्फीम है, ER मेक से मेकर, कुक से कुकर, ठीक है। इसी तरह शॉप से शॉपर, शॉपकीपर, ER भी itself is a bound morpheme, ठीक है। और कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, कितने सारे यहाँ पे फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स नजर आ रहे हैं। तो यू हैव टू, आप लोगों को बेटा एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीजें शो करनी होती हैं। आर्टिकुलेट से आर्टिकुलेशन, ION इज अ बाउंड मॉर्फीम, ठीक है। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टीज, IES इज अ बाउंड मॉर्फीम, ठीक हो गया। इसी तरह साउंड इज अ फ्री मॉर्फीम एंड साउंड्स में जो ये जो S है दैट इज अ बाउंड मॉर्फीम, यानी कि एक फ्री मॉर्फीम और एक बाउंड मॉर्फीम मिलके भी एक कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करता है, ठीक हो गया। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? 80 मार्क्स आते हैं, 85 मार्क्स आते हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के स्टूडेंट्स हैं उनके तो 85 90 तक भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बेसिक मजा ही उनका ये है कि जी शॉर्ट क्वेश्चन। और पंजाब यूनिवर्सिटी के 80 85 अगर स्टूडेंट अच्छा पेपर करे तो बेटा जिस तरीके से मैंने आपको पेपर पैटर्न शो किया हुआ है लिंग्विस्टिक्स का, मेक द चार्ट्स, यूज द जो आपको मैंने मार्कर्स बताए हुए हैं, कट मार्कर्स, जिस तरीके से आपने यूज करना है, यू हैव टू यूज दैट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आपका पेपर इंप्रेशन इतना खूबसूरत होना चाहिए कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए। देखिए मैं जब भी पेपर चेक करूंगी ना, टेस्ट आप लोगों के मैं चेक कर रही होती हूँ, बात स्टूडेंट्स होता है उन्होंने इतना घुसा के लिखा होता है ना कि मेरे सर में दर्द बाज़ औक़ात शुरू हो जाता है, और उसमें से ढूंढना पड़ता है स्टूडेंट ने सही कहाँ पे लिखा और गलत कहाँ पे लिखा है। एक पेपर होता है आप बस शुरू करते हैं और वो 5 मिनट में चेक हो जाता है, तो ऐसे पेपर को एग्जामिनर जाते जाते हाईएस्ट मार्क्स दे जाता है, जिसकी ईच एंड एवरीथिंग खुली खुली प्यारी प्यारी, और पेपर इंप्रेशन बेटा आपकी राइटिंग और आपका पेपर इंप्रेशन बड़ा काउंट होता है। और लिंग्विस्टिक्स का पेपर कोई मुश्किल, इसमें मुझे बताएं क्या मुश्किल है? लोगों ने ऐसे लिंग्विस्टिक्स को हवा बनाया हुआ है कि जी पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो कि हो ही नहीं सकती। मैंने विदाउट एनी ट्यूशन बेटा लिंग्विस्टिक्स कवर की थी, घर बैठ के पढ़ा था इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी नहीं। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी किताब नहीं है जो इंसान ने पढ़ी ना हो और इंसान ने लिखी ना हो। ये भी इंसान ने ही लिखी हुई है ना, तो अगर किसी इंसान ने लिखी है तो फिर मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ अगर किसी फरिश्ते ने लिखी होती तो शायद मुझे अल्लाह ताला को एक और फरिश्ता भेजना पड़ता कि जाओ आसमा को पढ़ा के आओ, फिर आसमा पढ़ेगी। इंसानों की लिखी हुई किताबें इंसान लिख सकता, पढ़ सकता, ठीक है। तो दुनिया की बेटा कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बी पॉजिटिव, बी जो अपने आप को ना वो कहते हैं ना दिल गुर्दे बड़े कर लें, ठीक है। तो यू हैव टू फाइट, you have to fight, you have to face the dilemma if you have come into this world, ठीक है। जब दुनिया में आते हैं बेटा अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइशों के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान, लाइफ इज नॉट द रोजेस ऑफ बेड, सॉरी बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। तो जिंदगी कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि आप आए दुनिया में बड़ी ऐशो इशरत में जिंदगी गुजर जाएगी, ना दुनिया तंग करेगी ना रिश्तेदार तंग करेंगे, सब कुछ चल रहा होता है आपकी जिंदगी में। लेकिन बेटा इन सारी चीजों के साथ साथ हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। दुनिया में आप हंस के भी गुजारा कर सकते हैं बेटा, दुनिया में आप रो के भी गुजारा कर सकते हैं। कोशिश करें कि हंस के गुजारा करें, ठीक है। तब तो जीने में मजा आता है। जिंदगी का क्या बेटा, गुजर ही जानी है, वक्त भी ठहरता नहीं है। लेकिन जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे जो है ना बेटा, इनको प्रोडक्टिव बनाए। मैं यकीन करें बेटा मैं कोई बहुत अजीम इंसान नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताती हूँ बेटा मैंने जिंदगी ऐसे गुजारी है। मेरे लिए मेरी जिंदगी का अभी भी एक एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे अर्तगल देख रहे होते थे, ये ईद की छुट्टियां थी, मैंने जो है वो चांद रात को अर्तगल देखा था, और उसके बाद 2-3 दिन और देखा। मुश्किल से शायद मैंने हफ्ता एक देखा और एक सीजन किसी तरह उसका कंप्लीट किया, अभी 2 सीजन। अब वो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को बिठा देती हूँ, आप लोग देखो स्टोरी मुझे सुना देना, बिकॉज आई हैव नो टाइम टू सी द ड्रामाज एंड दिस। और ये मेरी बचपन से ऐसे ही आदत है। मैं अपनी बहन से पूछ लेती थी स्टोरी, अम्मी से पूछ लेती थी, खुद नहीं ड्रामाज देखती थी। अच्छा बीच में से बता देना क्या मैं जरा फलाना काम कर।
तो बेटा मेरी सारी उम्र ईच एंड एवरी सेकंड मेरी जिंदगी का ना लर्निंग में गुजरा। आई हैव अ पैशन फॉर लर्निंग एंड नॉट ओनली द लर्निंग, बेटा मेक योर लाइफ बैलेंस। अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ये जो खब्त है ना किसी भी चीज का, बेटा पैशन अच्छा होता है। हर इंसान का दिल करता है कि वो प्रोग्रेस करे, मेरा भी दिल करता है, आपका भी दिल करेगा। बेटा हर चीज की एक लिमिट होती है, खपती नहीं बनना। किताबें पढ़े, 2 घंटे निकालें, 1 घंटा निकालें या 3 घंटे निकालें, लेकिन बेटा वो आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए। उस वक्त हांडी चूल्हे पे नहीं होनी चाहिए, कोई चीज दम पे नहीं होनी चाहिए, बच्चे उस वक्त तंग नहीं कर रहे होने चाहिए। कोशिश करें वो दोपहर का टाइम जो होता है ना उसमें जरा बच्चों का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, उस टाइम बैठ के पढ़ लिया करें या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ा करें। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, वो उस वक्त बरकतों का वक्त होता है। मुझे नहीं पता 12 बजे के बाद दिन इतनी तेजी से कैसे गुजरता है, लेकिन 12 बजे तक का वक्त। अब देखें अर्ली मॉर्निंग क्लासेस है ना, आप यकीन करें जो 2 सालों से अर्ली मॉर्निंग क्लासेस का रिजल्ट आ रहा है ना मेरा, वो मेरी दोपहर की क्लासेस का नहीं था। मेरी दोपहर की क्लासेस, और इवन आप ये देखें कि 1 साल ऐसा भी आया जिसमें मेरी पार्ट 2 की क्लासेस शाम में हो रही थी और पार्ट 1 की क्लासेस मॉर्निंग में हो रही थी। तब भी मेरे मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मॉर्निंग की क्लासेस ने फिर वही टॉप 10 में आ गई, और इवनिंग की क्लासेस जो थी उनके भी मार्क्स अच्छे थे, लेकिन उतने मतलब हाई स्कोर्ड नहीं थे जितने मॉर्निंग वालों ने तो कमाल ही कर दिया था। उसकी रीजन क्या होती है बेटा, ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, ये बरकतों का वक्त होता है। उस वक्त आपका दिमाग, आपकी एनर्जीज, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी अच्छी काम कर रही होती है। 12 बजे के बाद आपका दिन बहुत तेजी से गुजरता है, ऐसी कोई खच मचती है ना पूरे दिन में कि समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक है, और आपका सुबह 12 बजे तक का वक्त इतना अल्लाह ताला ने उसको ब्लेसिंग वाला बनाया होता है। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला दिन में रिस्क बांटता है। बेटा ये जो इल्म है ये भी एक रिस्क है। मैंने अपनी लाइफ में कोई ये नहीं कि मैं 24 घंटे किताबें पढ़ती रहती थी या 24 घंटे में अपने प्रोफेशन के लिए एक्सेल करती थी, नहीं। मैंने बहुत थोड़ा सा वक्त निकाला, अगर 1 घंटा निकाला तो वो क्वालिटी टाइम है, और वो मेरा सिर्फ उसी चीज के लिए। अगर बच्चों के लिए तो मैं बच्चों के पास सिर्फ बच्चों की माँ हूँ, अगर आपके पास हूँ तो इस वक्त मैं आपकी टीचर हूँ। अब मुझे ये फिक्र नहीं है मैंने हांडी चूल्हे पे रखी हुई है, ठीक है। नाउ आई विल टोटली डिवोटेड टू यू। अगर मैं बच्चों के पास बैठूंगी उस टाइम मेरा मोबाइल साइलेंट होता है। 3 से 5 कभी आप फोन करके देख लीजिएगा, मैं फोन नहीं अटेंड करती, मेरा मोबाइल भी साइलेंट पे होता है। तो बेटा मेक योर लाइफ ऑर्गेनाइज। सारा दिन ना तो मैं टीचर बन के रह सकती हूँ, ना मैं माँ बन के रह सकती हूँ, ना मैं बुकिश इंसान बन के रह सकती हूँ। मेक एन ऑर्गेनाइज लाइफ, और उस टाइम पे कोशिश करें कि एट दिस टाइम आपका जो फंक्शन है ना, आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो फराइज हैं, आप वही हैं। अगर आप माँ हैं, बच्चों के पास बैठी हैं, आपको सिर्फ माँ होना चाहिए। उस वक्त स्टूडेंट्स बीच में नहीं आने चाहिए। और जब मैं अब आपके पास बैठे, मैंने अपने बच्चों को मना किया हुआ कि अब आप नहीं बीच में बोलेंगे, और वो बोल भी नहीं रहे, हालांकि इसी कमरे में बैठे हुए। दे न्यू कि हमारी माँ का एक टास्क है एंड शी हैज टू डू दैट। उनको भी वो ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारने की आदत पड़ गई है जो उनकी माँ की है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, एंड दे न्यू इट कि जब मामा ये बंद करेंगी तो शी विल गिव अस द टाइम। तो आपकी बेटा लाइफ, आप जिस जगह पे हैं उस प्रेजेंट को जिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम प्रेजेंट